हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। वर्तमान में जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं या आने वाली हैं, चाहे वो सीजी टेट की परीक्षा हो, कक्षा 1 से 5 के लिए हो, 6 से 8 के लिए हो, अर्थात पेपर 1 पेपर 2, चाहे शिक्षक, सहायक शिक्षक या हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा हो, इनके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण एरिया है जो कि है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको सीडीपी भी कहा जाता है, पेडागोजी भी कहा जाता है। तो जो आपका सीजी टेट और शिक्षक वाला एरिया है, उसमें तो इसके 30 अंक के प्रश्न जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं, और छात्रावास शिक्षक में इससे जो है 10 अंकों का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोनों में ये अच्छा खासा जो है वो आपका वेटेज रखता है। तो इस लेक्चर में हम जो है आपका बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो आपके पहलू हैं, उनका अध्ययन जो है वो आपका प्रारंभ कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं या क्वेश्चन जो हैं वो देखने वाले हैं, जो एग्जाम में सीधे तौर पर यहाँ से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन के आधार पर जो है वो आपके आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सिद्धांत देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वहां से किस प्रकार का प्रश्न बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजों को जो है हम आज डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। और यदि ये श्रृंखला आपको पसंद आती है तो आप इसके रिस्पॉन्स में हमको कमेंट करिएगा। मैं इस श्रृंखला को जो है आपका आगे बढ़ाऊंगा। हम एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस थ्योरी, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो आपका थ्योरी है उसमें, उसको कंबाइन करते हुए जो है वो आपका आगे बढ़ेंगे। अंतिम में इस पे बेस्ड जो हमारा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में भी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए, टेट के लिए, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक के लिए कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, उनके बारे में हम सबसे अंतिम में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पहले भी। सीखना जो है मैं आपको बता दूं, इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो लर्निंग कहा जाता है। अगर हम पेडागोजी की भाषा में इसको देखें तो इसको कहा जाता है आपका अधिगम। तो इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि अधिगम की वो कौन सी अवस्था है जिसमें कोई भी उन्नति, कोई भी प्रगति जो है वो आपका नहीं होती। ठीक है। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर है आपका सीखने का पठार। ठीक है। सीखने का पठार, जिसको आपका अधिगम पठार भी कहा जाता है। ठीक है। अधिगम पठार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लर्निंग प्लेट्यू भी कहा जाता है। लर्निंग मतलब क्या हो गया, सीखना हो गया। प्लेट्यू मतलब क्या हो गया, आपका पठार हो गया। इसके बारे में एक वक्र के माध्यम से जो है वो आपको बताता हूँ, एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जनरली क्या होती है कि जो अधिगम का आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। सीखने की जो गति होती है, पहले जो है वो ग्राफ इसका बढ़ते जाता है, तीव्र गति से जो है ये आपका आगे बढ़ता है। गति की जो ये प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ग्राफ जो है वो आपका ऊपर की ओर जाता है, राइट। उसके बाद बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जब सीखने की प्रक्रिया जो है आपका रुक जाती है, गति रुक जाती है। यही जो आपकी अवस्था होती है, इसी को अधिगम पठार, लर्निंग प्लेट्यू, या इसी को सीखने का पठार कहा जाता है। अब पठार का मतलब क्या होता है, पठार कैसा रहता है, प्लेन रहता है ऐसा। तो इसमें ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, बच्चा कोई नया चीज सीख नहीं रहा है। पहले ग्राफ जो है वो आपका बढ़ता है, बीच में रुकता है, उसके बाद फिर से ग्राफ जो है आपका आगे बढ़ता है। ये गति की दूसरी अवस्था होती है। पुनः तीव्र जो है वो आपका गति होती है। तो सपाट स्थल जो बनता है, जो पठार बनता है, उसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती, और उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम पठार, लर्निंग प्लेट्यू, या उसी को सीखने का पठार कहते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसका प्रतिपादन जो है वो आपका किसने किया है। आपके ऑप्शन है हल ने, थांडाइक ने,
हेगार्टी ने, स्किनर ने, ये सभी जो है आपके मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। अलग अलग प्रकार के ये सिद्धांत जो है वो आपके प्रतिपादित करते हैं। हर सिद्धांत के कई सारे जो है वो आपके नाम मिलेंगे। ठीक है, हिंदी में बड़ा ही जटिल रहता है, इंग्लिश में थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है चौथा, स्किनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब ये तो देखिए एमसीक्यू नॉर्मल सॉल्व करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो सीधे तौर पर एमसीक्यू सॉल्व करना, और यदि आप स्किनर के बारे में नहीं जानते हैं या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे? रटेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, फनी ट्रिक लगाएंगे और भूल जाएंगे आखिरी में। ठीक है, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ये 4 चरण अपनाइए। पहले सिलेबस पढ़िए, उस सिलेबस के आधार पे जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से। फिर उसके बाद उसका क्या पढ़िए, आपका थ्योरी पढ़िए, देन आप उसका फिर से क्या लगाइए, एमसीक्यू लगाइए। ये सही तरीका होता है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, तो थोड़ा सा इस सिद्धांत के बारे में और स्किनर के बारे में हम जो है वो आपका जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ठीक है, इसमें देखिए बी एफ स्किनर, ये इस सिद्धांत के जो है वो आपके प्रतिपादक हैं। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये जो है वो आपके प्रोफेसर रहे हैं, आपके बी एफ स्किनर। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है दिया था। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहीं पे दिक्कत थोड़ा सा आपका चालू हो जाता है। आप जब भी जो है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे, पेडागोजी वगैरह पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, तो जो भी आपका सिद्धांत आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा कि इस सिद्धांत का नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, लेकिन इसके 4 और नाम मिलते हैं। तो इसको मिला करके टोटल इसके कितने नाम हो जाते हैं? 5 नाम। इसमें से कोई सा भी नाम आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे हो सकता है। ठीक है, बीएफ स्किनर के इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को नैमितिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम हो गए इसके? नैमितिक अनुबंधन कहिए, कार्यात्मक प्रतिबद्धता कहिए, सक्रिय अनुबंधन कहिए, या अभिक्रमित अनुदेशन कहिए। ये चारों एक ही सिद्धांत के नाम हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के। अब ये सिद्धांत है क्या? ठीक है, देखो क्या है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर थे, बी एफ स्किनर, इन्होंने जो है आपका अ, चूहे पर एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग को बाद में उन्होंने कबूतर के ऊपर भी जो है वो आपका दोहराया। ठीक है, और इस प्रयोग में जो आपका निष्कर्ष निकल करके सामने आता है वो है आपका रिस्पॉन्स। बीएफ स्किनर ने मेन जोर दिया है रिस्पॉन्स के ऊपर, या इसको हिंदी में कहें तो प्रतिक्रिया के ऊपर, या इसी को क्या कहा जाता है, अनुक्रिया। इस वर्ड को अच्छे से दिमाग में बिठाना बेटा, यहाँ से प्रश्न कई बार जो है वो आपका बने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जो है आपका जोर दिया है, इसीलिए इसको क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आपका मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके हमारा नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बीएफ स्किनर ने क्या किया, चूहे पर अपना जो है आपका प्रयोग किया। अब चूहे पर क्या प्रयोग किया, इन्होंने चूहे को एक पिंजरे में जो है वो आपका बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक फूड डिस्पेंसर लगा दिया, मतलब खाना जाने के लिए एक दरवाजा जो है वो आपका लगा दिया, साथ ही साथ एक लीवर लगा दिया। इस लीवर को जब आप दबाएंगे तब वो दरवाजा जो है वो आपका खुलेगा। ठीक है, तो चूहा को जब आपका भूख लगा, चूहा इधर उधर हड़बड़ाया और गलती से
इस ये जो है आपका छू लेता है या दबा लेता है किसको, लीवर को। तो लीवर जब दबता है तो इस दरवाजे से जो है खाना किसके पास पहुंच जाता है, चूहे के पास पहुंच जाता है। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ, तीन बार ऐसा हुआ। अब चूहे को ये पता चल जाता है कि इस लीवर को दबाने से जो है उसको क्या मिलता है, आपका खाना मिलता है। ठीक है, इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बेटा रिस्पॉन्स। सबसे पहले प्रतिक्रिया होती है, सबसे पहले अनुक्रिया होती है। मतलब चूहे ने इस लीवर को जो दबाया, यही चूहे की प्रतिक्रिया है, चूहे का रिस्पॉन्स है, चूहे की अनुक्रिया है। ठीक है, उस रिस्पॉन्स से इसको जो फूड मिला वो है इसका उद्दीपन या उद्दीपक। स्टिमुलेशन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, स्टिमुलेशन। ठीक है, तो पहले जो है वो आपका अनुक्रिया, रिस्पॉन्स करना पड़ता है, फिर उस पे क्या मिलता है, आपका उद्दीपन मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है। और ये जो आपका प्रक्रिया जब बार बार दोहराई जाती है उस चूहे के द्वारा, इसको कहा जाता है पुनर्बलन। क्या कहते हैं, आपका पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। ये वर्ड याद रखना, पुनर्बलन, आगे मैं इसको और डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि सबसे पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन या स्टिमुलेशन होता है, और ये रिस्पॉन्स का जो आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है, जब ये रिपीट होता है तो पुनर्बलन होता है। ठीक है, तो इस रीइंफोर्समेंट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स का। ठीक है, अब जहां पे यहाँ पे जब बात आ रही है पुनर्बलन के बारे में, तो पुनर्बलन को मैं डिटेल से थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। फिलहाल तो रिस्पॉन्स और उद्दीपन आप समझ गए। रिस्पॉन्स पहले होगा, देन आपका उद्दीपन या उसको स्टिमुलेशन जो है वो आपका मिलेगा। ठीक है, जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई हैं ये यहाँ पे डिटेल में जो है वो आपका लिखा हुआ है, चूहे और लीवर और उसके खाने के बारे में। यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम रीइंफोर्समेंट के बारे में, पुनर्बलन के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, जिस उद्दीपक को, मतलब जिस भी प्रकार के फूड को, पनीर को, चावल को, रोटी को देने से बार बार चूहा क्या करता है, आपका रिस्पॉन्स करता है, ये जब संभावना बढ़ती है इसी को पुनर्बलन कहते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल है चूहे का। अब इसको बच्चों पर अगर हम देखें, तो मान लो कि कोई लड़का है, कोई बॉय है, मान लो वो आपका 6th क्लास में पढ़ता है। अब इसका एग्जाम जो है वो आपका पास आ गया। अब एग्जाम में मान लीजिए इसके पेरेंट्स, इसके माता पिता ये बोल देते हैं कि आप अपने क्लास में यदि फर्स्ट रैंक लाते हैं तो हम आपको जो है एक मोबाइल दे देंगे या फिर एक साइकिल वगैरह दे देंगे, इस प्रकार का गेमिंग कंसोल दे देंगे। मतलब एक प्रकार का ये क्या है, उसको लालच दिया जा रहा है। ठीक है, स्टिमुलेट किया जा रहा है, उद्दीपन दिया जा रहा है, ताकि उसके द्वारा वो प्रतिक्रिया जो है आपका सही तरीके से की जाए। तो पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। ठीक है, यही क्या है, आपका रीइंफोर्समेंट है या आपका पुनर्बलन है। अब ये जो पुनर्बलन होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, जैसे भोजन देना, पानी देना, नौकरी ऑफर करना, सामने वाले की जो है वो आपका प्रशंसा करना। ठीक है, मान लीजिए आप सामने वाले की प्रशंसा करते हैं तो उसके कार्य के दोहराने की जो प्रवृत्ति है वो आपका बढ़ जाती है। ठीक है, आप ऑफिस में कोई काम जो है वो आपका करवाते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, उसके बदले मान लीजिए उनको रिवॉर्ड दे देते हैं, कुछ उनको गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, या फिर जो है आपका उनकी प्रशंसा आप करते हैं, तो उनके द्वारा जो है आपका वो कार्य फिर से दोहराया जाता है, या उनको एक प्रकार का क्या मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है जैसे कि दंड देना, ठीक, मना करना,
डांटना। ठीक, तो इसमें अगर हम सक्सेस रेशियो देखें तो जब व्यक्ति को, प्राणी को आपका सकारात्मक पुनर्बलन जब आपका दिया जाता है तो प्राणी जो है क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। अब किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को आप दंड दोगे या डांटोगे तो वो दोबारा काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी प्रशंसा करोगे, उसको कुछ रिवॉर्ड वगैरह दोगे तो वो उस क्रिया को क्या करेगा, आपका दोहराएगा। ठीक है, तो ये जो आपका सिद्धांत है, ये सिद्धांत मैंने आपको शुरुआत में बताया किसके द्वारा दिया गया है, बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहलाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहलाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी जो है इसको कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा था और हम कहाँ पहुंच गए? क्वेश्चन पूछा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर ने। ठीक है, तो बीएफ स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था उसको मैंने डिटेल से जो है वो आपका समझा दिया। ठीक है, नोट्स में आप इसको और डिटेल से जो है पढ़िएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें से 3 मिलते जुलते हैं और एक जो है वो आपका अलग है, तो कौन सा अलग है वो आपको इसमें से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इसमें से जो आपका भिन्न है वो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी या ड्राइव रिडक्शन का क्या आपका सिद्धांत। ठीक है, रिडक्शन मतलब क्या करना, आपका कटौती करना। किस चीज में कटौती करना? ड्राइव में कटौती करना। अब ड्राइव एक प्रकार की क्या है, उत्तेजना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सरल भाषा में आपको बताऊं उससे पहले, ये अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना या लर्निंग। ठीक है, समान अवयवों का सिद्धांत क्या है, सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या है, उसी से थोड़ा सा ये कनेक्टेड है। इसको मैं अगले लेक्चर में और डील करूंगा। फिलहाल जो आंसर है हमारा, जो तीनों में से अलग है, वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। ये क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, ये जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ये दिया गया था क्लार्क हल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? क्लार्क हल। बाद में उनके सहयोगी केनेथ स्पेंस के द्वारा इसको और आगे विकसित किया गया था। उतना डिटेल नहीं जाएगा, नॉर्मली आप ये याद रखेंगे कि जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हल के द्वारा दिया गया था, क्लार्क हल। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? क्लार्क हल। ठीक, किसी भी चीज को हल करने का तरीका है ड्राइव करना। ड्राइव करेंगे तभी तो उसका हल निकलेगा, ऐसा करके आप याद रख लेना। ठीक है, अब ये है क्या, ये क्या लिखा है उसको आप छोड़िए, मैं आपको सिंपल भाषा में आपको ये बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है, मान लीजिए आपको भूख लगा या प्यास लगा। ठीक है, तो जब आपको भूख प्यास लगता है तो आप उस भूख को या प्यास को क्या करने का प्रयास करते हैं? शांत करने का प्रयास करते हैं। जब लगता है तभी आप उसको शांत करने का प्रयास करते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे, पढ़ते होंगे। चलिए मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जब फैमिली वाले जो है वो मेरे साथ नहीं होते हैं या मैं बाहर होता हूँ, तो मुझे अपने खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। तो या तो मैं किचन में प्रवेश करूं और अपने लिए खाना बना लूं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, मैं जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर कर लूं। तीसरा तरीका है मैं खुद रेस्टोरेंट वगैरह चला जाऊं और वहां पे मैं खाना खा लूं। तो जनरली होता क्या है मेरे साथ, ये सबके साथ होता है कि जब तक मैं अपने काम में संलिप्त रहता हूँ, ठीक है, मैं अपने काम को करते रहता हूँ, जब मुझे भूख लगता है तो शुरू जो है 5 मिनट झेलता हूँ, 10 मिनट झेलता हूँ। जब भूख जो है बहुत ज्यादा लगने लगता है,
उसके बाद अपने आप मेरे कदम जो है वो आपके उठते हैं, किचन की ओर चल देते हैं, डिब्बे वगैरह को तलाशते हैं, कहीं पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है क्या, थोड़ा काजू किशमिश खा लूं क्या, पिस्ता वगैरह खा लूं क्या। तुरंत मेरा हाथ जो है मोबाइल पे जाता है, स्विगी का एप्लीकेशन खोलता हूँ और आपका कोई खाना ऑर्डर करता हूँ, या गाड़ी निकाल करके मैं आपका किसी भी भोजनालय या रेस्टोरेंट की ओर बढ़ता हूँ। तो ये जो आपका उत्तेजना आया भूख प्यास के चलते, उसकी कटौती करने के लिए या उसको तृप्त करने के लिए, उसको शांत करने के लिए मेरे द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई वही है आपका ड्राइव रिडक्शन। आई बात समझ में? तो यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपका अलग तरीके से लिखा हुआ है कि जब लोग भूख प्यास बेचैनी मतलब इस प्रकार की उत्तेजनाओं का अनुभव करते हैं तो वे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं जो संतुलन को बहाल करेंगे, और संतुलन की स्थिति में वापस संतुलन बहाल करना मतलब भूख लग रहा है खा लो, पेट भर गया, संतुलित हो गया। ठीक है। तो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? हल के द्वारा जो है वो आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। स्टैनफोर्ड बिने एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए परीक्षण है। जो किस चीज का परीक्षण या मापन करता है वो पूछा गया है कि ये व्यक्तित्व का मापन करता है, पढ़ने की दक्षता का मापन करता है, बुद्धि का मापन करता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है बुद्धि का, स्टैनफोर्ड बिने। ठीक है। स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक। 1916 में 1916 में जो आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे आपका टर्मन और मेरिल के द्वारा ये परीक्षण या ये मापन विकसित किया गया था। ठीक है। इसको एक प्रकार का इंटेलिजेंस स्केल या बुद्धि स्केल भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है आपका सामान्य बुद्धि क्षमता का आकलन करने के लिए करते हैं। विशिष्ट प्रकार की जो आपकी क्षमता है उसका आकलन तो इससे नहीं किया जा सकता। एक इमेज के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि बिने सैमन जो आपका परीक्षण होता है ये बुद्धि स्केल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग सामान्य बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह सामान्य मानसिक क्षमताओं को मापता है, विशिष्ट क्षमताओं को नहीं मापता। ठीक है। तो स्टैनफोर्ड परीक्षण जब भी आपसे पूछे, याद रखिएगा ये किसका मापन करता है? बुद्धि का। वो भी सामान्य परीक्षण करता है, सामान्य बुद्धि का मापन करता है। ये विशिष्ट बुद्धि लब्धि का मापन जो है वो आपका नहीं कर पाता। तो ये मापन करता है किसका? आपका सामान्य बुद्धि का। ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं। ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गैसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। इस प्रकार जो आपके अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, अलग अलग जो आपके शिक्षा शास्त्री हैं, उनके द्वारा जो आपका कथन या परिभाषा दिया गया रहता है, उनसे भी प्रश्न जो है वो आपका पूछा जाता है। ठीक है। तो विकास के परिणाम स्वरूप अर्थात जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चों में नई नवीन क्या आती हैं? आपकी विशेषताएं आती हैं, नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हरलाक का। ठीक है। हरलाक के बारे में भी अपने को पढ़ना है डिटेल में। हरलाक ने जो है विकास की अवस्थाओं के बारे में समझाया है। ठीक है। अब ये विकास की अवस्थाएं क्या हैं, थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, विकास की अवस्थाएं चार प्रकार से जो है वो आपका दिखती हैं। शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर आपका वृद्धावस्था। लेकिन हरलाक ने इसको थोड़ा सा और जो है आपका खींचा है और जो है आपका डिस्क्राइब किया है। और हरलाक के अनुसार विकास की जो है वो आपकी 10 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपना अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इन्होंने देखिए बाल्यावस्था को फिर दो भागों में बांट दिया है, पूर्व बाल्यावस्था और आपका उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का।
उसके बाद पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, देखिए इन्होंने किशोरावस्था को भी दो भागों में जो है वो आपका बांटा है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और आपका वृद्धावस्था, ठीक। अब इसमें एज जो आपका ग्रुप है उसको आपको देखना है। गर्भकालीन अवस्था जो है कौन सी, मतलब कौन सा एज कहलाता है, यह गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक का जो समय होता है उसको गर्भकालीन जो है वो आपका अवस्था कहते हैं। उसके बाद है शैशवा अवस्था, जन्म से लेकर के 14 दिन तक का जो आपका स्टेज होता है वो कहलाता है शैशवा अवस्था। फिर 14 दिन से लेकर के 2 वर्ष का जो आपका एज रहता है वो कहलाता है बचपना अवस्था। ये तीन को पहले देख लीजिए, ठीक। गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक गर्भावस्था, जन्म से 14 दिन तक आपका शैशवा अवस्था, 14 दिन से 2 साल तक क्या कहलाता है आपका बचपना अवस्था। फिर 2 वर्ष, ये दो है ना, फिर 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 14 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। तो बेसिकली जो आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का जो है वो आपका होता है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, 2 से 6 वर्ष तक का जो है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है और 6 से 14 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। उसके बाद देखिए आगे 14 से 21 वर्ष तक, 14 से जो आपका 21 वर्ष है ये है आपका किशोरा अवस्था, ठीक है। अब किशोरा अवस्था को भी दो भागों में जो है वो आपका बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था उसको बोल सकते हैं। तो शुरू का जो 3 साल होता है 14 से 17 वर्ष, ये पूर्व किशोरावस्था है और किशोरावस्था 17 से लेकर के 21 साल तक, ठीक है। फिर 21 से 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था, 40 से 60 वर्ष तक मध्यावस्था और 60 वर्ष से ऊपर मृत्यु तक वृद्धावस्था, ठीक है। 21 से 40 प्रौढ़ावस्था है, 40 से 60 मध्यावस्था है और 60 प्लस जीवन के अंतिम क्षण तक वो कहलाता है क्या आपका वृद्धावस्था। तो विकास की ये अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई हैं, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होते जाता है उसमें अलग अलग विशेषताएं आती जाती हैं, अलग अलग योजनाएं जो है वो आपका प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलाक का, हरलाक ने विकास की अवस्थाओं के बारे में जो है वो आपका बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने, स्टर्न, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो आपका किसके द्वारा दिया गया है, ठीक। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा, ठीक है। स्पीयरमैन ने जो है आपका 1923 में, 1923 में जो है आपका ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो आपका प्रतिपादित किया था। इनका पूरा नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। क्या नाम है आपका? चार्ल्स स्पीयरमैन। अब ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? यहाँ पे द्विकारक का मतलब क्या है कि चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार हर प्राणी के बुद्धि में दो कारक होते हैं, ठीक है। हर प्राणी का जो आपका बुद्धि रहता है उसमें दो फैक्टर रहते हैं, दो कारक रहते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर रहता है? एक आपका जनरल फैक्टर रहता है जिसको जी से इंडिकेट करते हैं और एक आपका स्पेशल फैक्टर रहता है जिसको एस से इंडिकेट करते हैं। जनरल फैक्टर मतलब सामान्य कारक रहता है एक, ठीक है। स्पेशल फैक्टर मतलब आपका एक विशिष्ट कारक या विशेषीकृत कारक रहता है। अब जो ये जी कारक है, जनरल कारक, ये सभी प्राणियों में पाया जाता है, सभी प्राणियों में एक समान होता है। जैसे कुछ जनरल गुण होते हैं हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति बोल सकता है, सुन सकता है। अब स्पेशली डिसेबल्ड को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, खाना खा सकते हैं, थोड़ी सोचने समझने की क्षमता होती है। तो ये जो आपका जी कारक होता है ये दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है और सभी लोगों में ये सामान्य होता है। लेकिन जो एस कारक होता है ये विशिष्ट क्षेत्रों में जो है वो आपका लागू होता है। हर व्यक्ति में ये परिवर्तनशील होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। लाइक किसी व्यक्ति की जो आपकी क्वालिटी होती है वो टीचिंग में होती है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी जो है वो आपका डांसिंग में होती है, नृत्य में होती है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी सिंगिंग में होती है,
कोई व्यक्ति जो है अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई व्यक्ति कोई अच्छा वाद्य यंत्र को जो है वो आपका बजा सकता है। तो इस प्रकार के जो आपके विशिष्ट कारक होते हैं, इनकी क्षमताओं के लिए जो कारक उत्तरदायी है उसको एस कारक कहते हैं। तो ये जो दो कारक का सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत है, ये दिया गया है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, समझ गए द्विकारक सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन। द्विकारक मतलब दो कारक। स्पीयर को दो भागों में बांटो, दो नाम है, एक स्पीयर है और एक क्या है? मैन है। तो दो नाम है स्पीयर और मैन, इसीलिए इनके द्वारा दिया गया है द्विकारक। ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। बाकी मेन सिद्धांत क्या है वो तो मैंने आपको समझा दिया। जो मैंने आपको समझाया है वही चार्ल्स स्पीयरमैन के बारे में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जिसको आप पीडीएफ से अध्ययन करिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ स्क्रीन के नीचे एक सूचना जो है वो आपका स्क्रॉल हो रही है, जिसमें सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 कक्षा 1 से 5 6 से 8 शिक्षक, सहायक शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक, इन सभी का ऑनलाइन कोर्सेस एकेडमी के द्वारा जो है वो आपका रन किया जा रहा है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंक्वायरी व्हाट्सएप नंबर 7470960094 पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। काइंडली व्हाट्सएप, क्योंकि सभी का कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है। व्हाट्सएप में एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवयव से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था में या कौन से उम्र में बच्चों में विद्रोह की भावना जो है वो थोड़ी सी जागती है? तो इसका सही आंसर है पूर्व किशोरावस्था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस उम्र में जो है विद्रोह की भावना जो है वो रहती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। मतलब जो आपका 11 से 14 या 14 से 17 वर्ष का जो आपका समय रहता है उस बीच में। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे, जीन पियाजे के बारे में। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में इसको रिपीट कर करके पूछा है। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में जीन पियाजे का अच्छा खासा जो है वो आपका नाम है। तो पियाजे का मतलब सिद्धांत कौन सा है या किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर आपका सामाजिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जीन पियाजे के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर मैं पहले बता दूं, पियाजे का जो आपका सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी के प्रणेता हैं, के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। ठीक है, तो पियाजे का सिद्धांत क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। नाम याद रख लो बेटा, पहली बार पढ़ोगे तो ये सारे नाम थोड़े से जटिल लगते हैं, लेकिन जटिल कुछ भी नहीं है, बस आपके डेडिकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, जीन पियाजे का जो आपका सिद्धांत है क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसका जो है वो आपका प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर और अपने आस पड़ोस के बच्चों पर जो है इस संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास का उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने अध्ययन किया। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको और नाम से भी जानते हैं,
इसको विकासात्मक सिद्धांत भी जो है वो आपका कहा जाता है, और इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जनरली पूछता है इसी नाम से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से ही पूछता है, लेकिन अगर पूछ दे तो इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी क्या कहती है? पियाजे का जो मानना था वो ये मानना था कि जैसे जैसे बच्चे जो है वो आपके बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनमें मैच्योरिटी जो है वो आपकी आते जाती है, वैसे वैसे वे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उनकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है, उनमें परिपक्वता आती है, वैसे वैसे उनमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बनने लगते हैं। ठीक है, पहले आपके जो बर्थ से लेकर के 2 साल तक का बच्चा रहता है, उसका कंडीशन अलग रहता है। 2 से 7 वर्ष की स्थिति अलग रहती है, 7 से 11 की स्थिति अलग रहती है, 12+ की स्थिति अलग रहती है। तो पियाजे ने जो है आपका जो बच्चों के बारे में एक चीज बताई है, या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसको मेन आपको याद रखना है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो आपका 4 अवस्था। कौन कौन सी 4 अवस्था है? पहले तो अवस्था का नाम देख लो, फिर अवस्था में होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा यहाँ पे। पहला जो आपका अवस्था है वो कहलाता है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष तक की जो है बच्चों की जो है अवस्था रहती है, उसको ये नाम दिया गया है क्या? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी जो अवस्था है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच जो है वो आपका रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। तीसरा जो आपका अवस्था होता है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो 7 से 11 वर्ष के रहता है। उसके बाद चौथा और अंतिम जो हमारा अवस्था है उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो 11 से जो है आपका 15 वर्ष का जो है वो आपका रहता है। ठीक है, तो क्या क्या है संवेगात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, क्या क्या है, मैं आपको संक्षेप में इसको समझाते हुए चलता हूँ। जो पहला अवस्था है जिसको मोटर सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो पैदाइशी से लेकर के 2 वर्ष के बीच के तक रहता है, संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चा ये देखता है कि बॉल कुछ ऐसा दिखता है, ये डॉल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अलग अलग जो आपकी वस्तुएं होती हैं उनकी छाप बनना चालू हो जाता है उनके दिमाग में। ठीक है, तो जब बच्चा खास करके जब 1 से 2 वर्ष के बीच में रहता है, 1.5 साल के बीच में रहता है, आपने जनरली देखा होगा बॉल कहाँ है बोलोगे तो वो बॉल को उठा के ले आता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो शेप बना हुआ है कि बॉल कुछ ऐसा दिखता है। तो उस प्रकार की हर वस्तु को वो बॉल के रूप में जो है वो आपका देखेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच की रहती है, उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। अब ये एक स्टेप आगे हो गया। इसमें क्या होता है कि बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता। ठीक है, और इस अवस्था में 2 फैक्टर जो है मायने रखते हैं। एक तो एनिमिज्म और आपका इगोसेंट्रिज्म। अब आपका ये एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म क्या होता है? एनिमिज्म की बात करें, जीववाद की बात करें, तो इस उम्र में जो आपका बच्चा है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में जो है वो आपका खासा अंतर जो है वो आपका नहीं कर पाता। ठीक है, आपने कई सारे बच्चों को देखा होगा कि जब वो छोटे रहते हैं तो सजीव और निर्जीव में उतना भेद जो है वो आपका नहीं कर पाते। ठीक है, कार्टून भी उनके लिए सजीव है, कीड़े मकोड़ों को भी वो पकड़ लेते हैं। कई बच्चों का वीडियो आपने देखा होगा, मुंह में डालने का प्रयास करते हैं। सजीव निर्जीव में भेद जो है वो इस अवस्था में नहीं कर पाते। दूसरा, एक इस अवस्था में थोड़े से बच्चे चिड़चिड़ाहट आ जाती है। उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है।
तो ये ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है, हम केंद्रित कहलाता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। ठीक है। अब संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था आती है उसको कहा जाता है, ठीक है, मेन चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ में पढ़िएगा, वो कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो कि रहता है 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई जो आपकी चीजें होती हैं, उन चीजों को जो है वो आपका कहना चाहिए कि देख करके उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में सोचना जो है वो आपका शुरू कर देता है। लेकिन अभी जो आपका बच्चा होता है, यहाँ पे ये सोचना चालू कर देता है, थोड़ा सा तर्क लगाना चालू कर देता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें उसके दिमाग में आने लगती हैं, गणना कर पाता है वो सारी चीजें, कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है, इसमें भेद करना जो है वो आपका चालू कर देता है। तो इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो आपका स्टेज होता है 7 से 11, इसमें बच्चों में इंडक्टिव रीजनिंग की जो है क्षमता गुण आ जाती है, आगमनात्मक तर्कणा जिसको कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, मतलब बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा तर्क करने लगता है। बच्चे को यदि आप पूछोगे तो पेड़ जरूरी है कि नहीं, पेड़ लगाना जरूरी है कि नहीं, तो बच्चा बोलेगा हाँ जरूरी है, क्योंकि पेड़ों से, वृक्ष से हमको ऑक्सीजन वगैरह मिलता है। ठीक है। चौथी जो आपकी अवस्था होती है संवेगात्मक विकास की, वो कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि होता है 11 से लेकर के 15 वर्ष के बीच। यह बोल सकते हैं संवेगात्मक विकास का सबसे अंतिम स्टेज है, या ये बोल सकते हैं कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब बिना देखे। इससे पहले की जो हमारी अवस्था थी, इससे पहले की जो अवस्था मैं आपको बताया हूँ, वो मूर्त चिंतन वाला है, चीजों को देख के उसके ऊपर चिंतन करता है। जबकि अमूर्त चिंतन जो लास्ट अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें वो अमूर्त चिंतन चीजों को बिना देखे वो एनालिसिस करने लगता है। ठीक है। इसको कहा जाता है निगमनात्मक तर्कणा। ठीक। जैसे कि मैथ्स के कुछ उसको आप क्वेश्चन वगैरह दोगे, ठीक है, तो आपको जैसे मैं बोलूंगा 7+5 कितना होता है, तो 7 और 5 दिखाने की जरूरत है क्या? आपको नहीं है, आपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया। तो मैथ्स के क्वेश्चन माइंड में हल कर लेना इस अवस्था में होता है ना। आप चीजों का नाम लेते हैं, आप सेव संतरा बोलेंगे तो वो सेव संतरा सोचना चालू कर देगा, इमेजिनेशन पावर जो है वो आपका बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये जो आपका संवेगात्मक विकास का जो आपका थ्योरी है, ये जीन पियाजे के द्वारा जो है वो आपका दिया गया है। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तो इसको आप याद रखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का जो है वो आपका सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अल्बर्ट बैंडुरा। अल्बर्ट बैंडरा भी कहा जाता है, और इनको ऐसा भी लिखा जाता है अल्बर्ट बैंडुरा। तो अल्बर्ट बैंडुरा ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो पूछा गया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो जीन पियाजे की भांति भी जो आपका अल्बर्ट बैंडुरा है, ये जो है आपके एक मनोवैज्ञानिक है, और इनके द्वारा जो थियोरी दी गई है उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है। अल्बर्ट बैंडुरा की थ्योरी क्या कहलाती है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक मतलब हो जाएगा सोशियल, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, इसी क्लास में मैं कई बार बता चुका। ठीक है। और सिद्धांत मतलब क्या हो जाएगा? थियरी। ठीक है। तो सोशियल लर्निंग थ्योरी किसका है? अल्बर्ट बैंडुरा का है। बहुत सारी चीजें आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है। तो अल्बर्ट बैंडुरा की थ्योरी क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक। अब अल्बर्ट बैंडुरा कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लो भाई आप। ठीक। अल्बर्ट बैंडुरा जो है वो कनाडा के निवासी हैं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां तक मैं जान पा रहा हूँ अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो अल्बर्ट बैंडुरा जो है वो कनाडा के निवासी हैं, और इन्होंने सामाजिक अधिगम का जो है वो आपका सिद्धांत दिया है। ठीक। अब ये
जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, फिर सरल भाषा में समझाता हूं मैं आपको। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसमें बेटा जो मेन वर्ड है वो है समाज। बस ये वर्ड याद रखो, ये सिद्धांत इसी में पूरा का पूरा घूमता है। अल्बर्ट बैंडूरा का कहना ये है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं। जैसा बिहेवियर उनको देखने को मिलता है वो भी वैसा ही बिहेव करते हैं। ये बड़ी कॉमन चीज है। आपने बच्चों को देखा होगा, कई परिवार के जो छोटे बच्चे होते हैं वो गाली गलौज करते हैं। अपने आप से तो उन्होंने नहीं सीखा, या तो परिवार में कोई गाली बकता होगा, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई गाली बकता होगा। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसके पास में मंदिर है, रोज मंदिर जाता है, वो पूजा अर्चना करना जो है वो आपका सीख जाता है, हाथ जोड़ना सीख जाता है, मंत्रोच्चारण सीख जाता है बचपन से, क्योंकि उसके आसपास का सामाजिक बिहेवियर जो है वो आपका ऐसा है, वैसा है। ठीक है। तो अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक विकास सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये कहता है कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, जो मान्य व्यवहार होता है उसको अपनाया जाता है, जो अमान्य व्यवहार होता है उसको नकार दिया जाता है। ठीक है। अब इसके लिए अल्बर्ट बेंडूरा ने जो है वो आपका एक प्रयोग भी किया है, ठीक है, बच्चों के ऊपर। उस प्रयोग को भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको याद रखना है कि अल्बर्ट बेंडूरा का जो थियरी है, क्या नाम बताया मैंने, सोशियल, आपका सोशियल मतलब क्या हो गया, सामाजिक, उसके बाद क्या है, अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम मतलब क्या हो गया, लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है आपका अल्बर्ट बेंडूरा का, इसको तीन और नामों से जाना जाता है। इसको अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। सामाजिक की जगह, सोशल की जगह कौन सा वर्ड आ गया, ऑब्जर्वेशन, बाकी कुछ नहीं बदला है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है। इसको इमिटेशन भी कहा जाता है, अनुकरण करना भी कहा जाता है, इसको मॉडलिंग भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके नाम को आप कैसे याद रखें। मैंने कहा अभी कि सोशल लर्निंग थ्योरी में, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, बच्चा किसको देख करके सीखता है, समाज को। तो समाज में जिस भी प्रकार के पर्सन्स होते हैं, जिस भी प्रकार के लोग होते हैं, उनको वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उनका अवलोकन करता है। ठीक है। इसीलिए इसको अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जो वो कार्य करते हैं, उस कार्य का बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, उसको फॉलो करने लगता है। ठीक है। पड़ोसी में कोई, मान लो पड़ोस में कोई जो है साइकिल चलाता है, तो उसको देख के उसको साइकिल चलाने का मन करता है। पड़ोस में कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है, उसको देख करके क्रिकेट खेलने का मन करता है। ठीक है। एक जो आपका प्रारंभिक स्तर का बालक होता है या प्राइमरी स्टेज का बालक होता है, वह हमेशा अनुकरण से सीखता है, वह हमेशा इमिटेशन से सीखता है। सीखने के बहुत सारे जो है वो आपके तरीके हैं, सीखने की बहुत सारी विधि है। उसमें से एक विधि होती है इमिटेशन या अनुकरण करना। छोटे बच्चों के लिए यही विधि जो है वो आपका लागू होती है। छोटे बच्चों को मैं ऐसे डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको करके दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसको वो कॉपी करते हैं, उसको वो अनुकरण करते हैं। ठीक है। तो समाज को देख करके सीखना, किसी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करना या उसका अनुकरण करना, एक ही बात है। ठीक है। अगला नाम है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब यहाँ पे वो वाला मॉडलिंग से नहीं है, यहाँ पे रोल मॉडल, मतलब रोल मॉडल वगैरह मॉडल से मतलब है। जैसे कई लोगों को आप रोल मॉडल मानते हैं, किसी आईएएस को मानते हैं, किसी आईपीएस को मानते हैं, किसी और टीचर को मानते हैं।
बहुत सारे लोग सक्सेसफुल व्यक्तियों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो जैसा कार्य करते हैं वैसा वो भी करने का क्या करते हैं, आपका प्रयास करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कहो, इमिटेशन कहो, मॉडलिंग कहो, या फिर सोशल लर्निंग थियरी कहो, एक ही बात है जो कि अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा दिया गया। अल्बर्ट बेंडूरा ने अपनी थियरी को प्रूव करने के लिए बोबो डॉल का प्रयोग किया। अब सर हमने बेबी डॉल सुना है, ये बोबो डॉल गलत लिख दिए क्या? गलत नहीं है बेटा, बेबी डॉल अलग होता है। बोबो डॉल आपने देखा होगा, ये किस प्रकार का डॉल रहता है, मेले वगैरह में इस प्रकार का डॉल मिलता है, ऐसा ऐसा रहता है। इसको इसकी यहाँ पे वेट रहता है, ग्रेविटी रहता है, इसको कितना भी मारोगे ये फिर खड़े हो जाता है। तो ये बोबो डॉल है। ठीक है, ये प्रयोग क्या है, इन्होंने जो है आपका छोटे बच्चों को, बच्चियों को 3 फिल्में जो है वो आपका दिखाई। ठीक है, और वो फिल्में दिखाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया उन्होंने जो है वो आपका नोटिस की। जब बच्चों को लव वाला, प्यार वाला जो है वो आपका फिल्म दिखाया गया, तो वो अपने जो आपके डॉल थे उनको प्यार करते नजर आए, उनको किस करते नजर आए, उनको गले लगाते नजर आए। जब बच्चों को थोड़ा सा सोशल फिल्म दिखाया गया, समाज पर आधारित मूवीज दिखाई गई, तो उस मूवीज में वो जो जैसा देखते थे, आपने देखा होगा भारत में जो बच्चे होते हैं गुड्डे गुड़ियों का विवाह करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने समाज में, अपने आपका आसपास में विवाह होते हुए देखा है। ठीक है, या बच्चे को नहलाने का, गुड्डे गुड़ियों को नहलाते हैं क्योंकि नहलाते हुए देखा, उनके बाल सजाएंगे, उनको मेकअप करेंगे क्योंकि उन्होंने वो करते हुए देखा है, क्योंकि ये समाज का जो है आपका बोलना चाहिए रूटीन है। ठीक है, उसको नहलाना, ब्रश कराना, खाना खिलाना, शादी विवाह वगैरह। ठीक, हिंसा वाली मूवी दिखाई गई तो बच्चों ने जो है आपका ये रिएक्शन देखा गया कि उसके गर्दन मरोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए। ठीक है, उस डॉल के। तो अल्बर्ट बंडूरा इस सिंपल सा प्रयोग से ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चे अनुकरण करते हैं, बच्चे देख करके सीखते हैं समाज से। ठीक है, ये है अल्बर्ट बेंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का जो है वो आपका सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो आपका हम ले चलते हैं। आपको कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, कार्य को स्टार्ट करना, फिर जारी रखना और उसको कंटिन्यू जारी रखना, नियमित करना, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है मोटिवेशन के ऊपर, जिसको क्या कहते हैं आपका प्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटिवेशन या प्रेरणा। अब मोटिवेशन या प्रेरणा के बारे में थोड़ा सा आप जान लो, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब इसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है कि मोटिवेशन या प्रेरणा या अभिप्रेरणा भी जिसको कहा जाता है, ये होता क्या है। अभिप्रेरणा या प्रेरणा या मोटिवेशन एक प्रकार का एक ऐसा आंतरिक बल है, जोश है, जुनून है, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए जो आप जोश, जुनून, लगन आपका प्रयास कर रहे हैं, जो आपको उस लक्ष्य की ओर लेकर के जा रहा है, वही अभिप्रेरणा है। ये मोटिवेशन वर्ड लैटिन वर्ड से बना हुआ है, लैटिन भाषा के मोवरे और मोटम वर्ड से बना हुआ है। मोटिवेशन किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के मोवरे और मोटम वर्ड से बना हुआ है। अब ये जो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा होता है बेटा, वो दो प्रकार का होता है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अब आंतरिक और बाह्य से मतलब क्या है मेरा? ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से शिक्षक बनना चाहता है, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहता है, एडीओ बनना चाहता है, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, तो वह आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, इंटरनल मोटिवेशन है उसका। ठीक है, लेकिन जो बाह्य
अभिप्रेरणा होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, वो उसके भीतर नहीं होता, उसको जबरदस्ती जो है आपका मोटिवेट किया जाता है बाहर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पर पुरस्कार दिया जाता है। जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो चाहे दंड से, चाहे पुरस्कार से, चाहे उनको प्रशंसा करके, चाहे किसी प्रकार का लालच दे करके जब हम उसको मोटिवेट करते हैं, अंदर से वो मोटिवेटेड नहीं है, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लालच, ये सब देना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक, अब देखिए अभिप्रेरणा के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। बाकी सारे सिद्धांतों को मैं अभी आपके समक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं उस सिद्धांत के ऊपर बात करता हूं जो सर्वाधिक मान्य है, जहां से प्रश्न जो है वो आपका ज्यादा बनता है। तो मोटिवेशन को लेकर के एक फेमस थ्योरी है मैस्लो का। ठीक है, अब्राहम एच मैस्लो का थ्योरी जो है वो कहलाता है मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी। क्या कहलाता है, मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी, या इसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी या मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी कहा जाता है। हिंदी में मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या मैस्लो का आत्म सिद्धि का सिद्धांत कहलाता है। अब ये क्या है सर, मैस्लो का हायरार्की नीड्स थ्योरी क्या है? तो देखिए, जो अब्राहम एच मैस्लो है, इनके अनुसार हम मनुष्यों की 5 प्रकार की नीड्स होती हैं। हम मनुष्यों की 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन से नीड्स होती हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग्स नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हिंदी में कहें, दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, यही आवश्यकताएं हमारे मोटिवेशन का सोर्स है, हमारे कार्य करने का सोर्स है। सबसे पहले बात करें तो जो आपका फिजियोलॉजिकल जो आपका नीड्स है, जिसको आपका दैहिक आवश्यकता कहा गया है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, फूड, वाटर, क्लॉथिंग, सोना, स्लीपिंग, ब्रीथिंग, श्वास लेना, ये बेसिक नीड्स जो होती हैं। ठीक है, ये कहलाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स या इनको कहते हैं दैहिक आवश्यकता। फिर होता है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा आवश्यकता, हेल्थ के बारे में, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जॉब के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब क्या कहलाता है, आपका सुरक्षा आवश्यकता। आत्मीयता की आवश्यकता, बिलोंगिंग नीड्स, इसके अंतर्गत फैमिली इसमें भी आएगा, फ्रेंडशिप आएगा, सेक्स आएगा, इंटीमेसी आएगा, लव आएगा, ये सब किस में आता है, आपका बिलोंगिंग नीड्स में। ठीक है, एस्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ठीक है, रेपुटेशन, ठीक, ये सब आते हैं सम्मान की आवश्यकता। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके अंतर्गत आपका आता है क्रिएटिविटी। ठीक है, मतलब अपने जीवन का मीनिंगफुल पर्पस क्या है, ठीक है, इनर पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपका आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो मैस्लो का हायरार्की नीड्स थ्योरी, हमारा नीड्स इस प्रकार से बढ़ता है, दैहिक आवश्यकता से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर जाता है। एक एक स्टेज को हम पार करते जाते हैं, दूसरा हमको प्राप्त करने के लिए
हम मोटिवेटेड होते हैं और क्या करते हैं, आपका कार्य करते हैं। तो ये हायरार्की बनी हुई है हमारी नीड्स की, इसीलिए इसको मैस्लो हायरार्की नीड्स ये पदानुक्रम बना हुआ है। ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंतिम अवस्था वही है। किसके द्वारा दिया गया है, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा। ठीक है। मैंने जो बताया वो इस प्रकार से यहाँ पे पिरामिड के रूप में उल्लेखित भी है। ठीक है, हो सकता है आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा उसको। साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, ब्रीथिंग, फूड, वाटर, आपका क्लॉथिंग, स्लीप, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, सेल्फ एस्टीम में जो है रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल, ये सारी चीजें जो है वहाँ पे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, ये वाला उल्टा है। ठीक है, नीचे से हमको ऊपर को प्राप्त करना है। मैं जो बताया था वो तो लिखने के आधार पर था। तो ये अब्राहम एच मैस्लो का आपका हायरार्की नीड्स थ्योरी कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, आपका हिंदी में क्या कहते हैं, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या आत्म सिद्धि का सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है। बाकी जो आपके टॉपिक हैं, बाकी क्वेश्चन को हम जो है आपके आगामी लेक्चर्स में करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आपका छात्रावास अधीक्षक है, इसका जो है आपका कंप्लीट कोर्स एकेडमी के द्वारा रन किया जा रहा है, जिसकी फीस है 7,990। फर्स्ट 50 स्टूडेंट को इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा था 3,000 रुपए का, और इसकी फीस जो है वो आपका पड़ रही थी आफ्टर डिस्काउंट 4,990। 50 सीट जो है इसमें फुल हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट की मांग के आधार पर इसको जो है अभी भी डिस्काउंट दिया जा रहा है नेक्स्ट 30 सीट पे भी। तो आप चाहें तो इसमें जो है वो प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 7470960094। ठीक है। तो कुछ लिमिटेड सीट्स में अभी भी ऑफर चल रहा है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपका C-टेट में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 तीनों के कोर्स अवेलेबल हैं। शिक्षक के लिए सहायक शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक प्लस सहायक शिक्षक कॉम्बो पैक, ये भी जो है वो आपका अवेलेबल है। और इसके साथ साथ जो है आपका प्रयोगशाला परिचारक, सीजी पुलिस भर्ती, छत्तीसगढ़ स्पेशल, पीएससी का टारगेट कोर्स, व्यापम का टारगेट कोर्स, ये सभी एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के रूप में अवेलेबल हैं। इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमको स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर, या फिर ये जो नंबर, वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 7470960094 पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अंतिम में बोल दे रहा हूँ कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जुड़ने का लिंक जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।